एक जमाने में देवगढ़ नामक एक गांव था। उस गांव में दो भाई थे। दोनों में से बड़ा भाई नवीन बहुत ही खुदगर्ज था और छोटा भाई अजीत बहुत ही नेक दिल था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। पिता गजेंद्र ने बहुत मेहनत मशक्कत करके दोनों को बड़ा किया था। गजेंद्र बुढ़ापे और बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ लेते हैं और एक दिन अपने बड़े बेटे नवीन और उसकी पत्नी गायत्री को बुलाकर कहते हैं, नवीन तेरा छोटा भाई बहुत ही मासूम है। कुछ भी देने के लिए बुलाओ तो प्यार से करीब आता है और मारने की बात करो तो डर से दुबक जाता है। वजह कुछ भी हो, वो किसी से सवाल नहीं करता है। मेरे बाद उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। अपनी बीवी को समझा देना कि उसे अपना देवर नहीं, भाई समझे। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। जो भी जायदाद है तुम दोनों आधा आधा बराबर हिस्सों में बांट लेना। मैंने सोचा था मरने से पहले एक अच्छी लड़की से शादी करवा कर उसकी गृहस्थी बसा दूं, लेकिन भगवान ने मुझे वह सौभाग्य नहीं दिया। वह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर सौंपता हूँ बेटा। फिर नवीन कहता है, पिताजी, अभी आप यह सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? आप इन सारी बातों को बेवजह सोचकर अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए पिताजी, यह अच्छा नहीं है। फिर पिताजी कहते हैं, नवीन में यह सब बोल रहा हूँ, तुम यह सब सुनकर गुस्सा मत करना बेटा। यदा तद भवति, कहते हैं दुर्योधन को इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को इस दुनिया में कोई बुरा इंसान नजर नहीं आया। तुम्हारा जैसा विचार होगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा बेटा। गजेंद्र के ऐसा कहते ही नवीन को गुस्सा आता है और वह कहता है कि अब यह सारी बातें मेरे सामने बोलने की क्या जरूरत थी पिताजी, बोलिए। आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे विचार और चरित्र बुरे हैं? तभी उसकी पत्नी गायत्री बोलती है, अरे ये हमारे पिताजी हैं, यह हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। सुनने में हर्ज क्या है? और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पिताजी, भैया और भाभी की बातें सुनकर अजित वहां आकर उनसे कहता है कि पिताजी, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। मैं अपने भैया के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे भैया को परेशानी हो। छोटे भाई की बात सुनकर नवीन गुस्से से कहता है, पिताजी का तुम्हारे प्रति जो प्यार है वह मेरे प्रति नहीं है मेरे भाई। तभी नवीन के पिताजी कहते हैं, अभी यह सारी बातें करने की क्या जरूरत है? तू आग में उठने वाले धुएं की तरह है। हवा का रुख जिस तरफ होता है तो उसी तरफ हो लेता है। लेकिन तेरा भाई आग की तरह है, उसमें चाहे जो कुछ भी डाल दो वो उसमें जलकर भस्म हो जाता है। गजेंद्र की यह बात सुनकर नवीन शांत हो जाता है, लेकिन अंदर गुस्से में रहता है। तब अजित कहता है कि पिताजी, आपको शांत रहने के लिए बोला था ना, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। तो गजेंद्र कहता है, नहीं बेटा, मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे शरीर में जो रिश्ता है अब वो टूटने वाला है। अब तुम्हारे साथ मेरे जीने का समय पूरा हो गया है। अब मैं तुम्हारी माँ के पास जाने वाला हूँ। नवीन, अपने छोटे भाई का ठीक से ख्याल रखना। यह कहने के बाद गजेंद्र का देहांत हो जाता है, जो देखकर दोनों भाई रोने लगते हैं और उसके बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गायत्री नवीन से कहती है कि सुनिए, जिस घर में मातम हो, अगर साल गुजरने से पहले अगर वहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो आगे अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। किसी अच्छी लड़की से अपने भाई की शादी करवा दो। कुछ दिन वह हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद हम उनके लिए अलग घर बनवा कर देंगे। यह बात सुनकर नवीन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर गायत्री पूछती है, क्या बात है जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?
कुछ तो बोलिए। फिर नवीन कहता है, तुमने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। तो गायत्री कहती है, क्यों, कोई कहानी सुनाई दी? तो नवीन कहता है, मजाक मत करो, उसकी शादी अगर करवा दी तो इस जायदाद के दो हिस्सों में बंटवारा करना पड़ेगा। शादी में कितने सारे खर्चे होंगे, इतने सारे खर्चे की क्या जरूरत है? तो गायत्री पूछती है, तो फिर आपका इरादा क्या है? क्या आप उसकी जिंदगी भर शादी नहीं करवाओगे? क्या उसे जिंदगी भर अकेला ही रहना पड़ेगा? फिर नवीन कहता है, मैं उसकी शादी करवाऊंगा, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी समझदार नहीं होगी और बड़े घर की बेटी नहीं होगी। किसी अनाथ लड़की से शादी करवाऊंगा। फिर वह और उसकी बीबी इधर ही हमारे साथ किसी कोने में पड़े रहेंगे और उसे हमारे जायदाद को दो हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी जायदाद के बंटवारे के बारे में बात नहीं करेगी। वो अनाथ लड़की आएगी यह सोचकर कि उसका कोई नहीं है, वह अपनी जुबान बंद करके रखेगी। फिर इस जायदाद के सहारे हम और हमारे बच्चे खुशी से जिएंगे। इस तरह से नवीन अपने अंदर से मन का जहर उगलता है, जिससे सुनकर गायत्री को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि आपके भाई की अच्छी जगह शादी हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे ससुर जी की आत्मा तड़पेगी। फिर नवीन कहता है, अपनी आत्मा के अलावा किसी और का आत्मा की परवाह नहीं करता। मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूँ। तुम मेरे विचार और नींद में खलल डालने के बजाय चुपचाप जाकर सो जाओ। मुझे सुबह पड़ोस के गांव में जल्दी जाना है। वहां मैं एक जमीन खरीदने वाला हूँ। यह कहकर नवीन सो जाता है। अगली सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नवीन घर से निकलता है। तभी घर के बाहर नवीन की मुलाकात कमलनाथ नाम के बुजुर्ग से होती है। कमलनाथ गजेंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। फिर कमलनाथ कहते हैं, क्या नवीन कहीं जा रहे हो क्या बेटा? फिर नवीन कहता है, हाँ चाचा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा। आइए आइए बैठिए। तो कमलनाथ जी कहते हैं, यहाँ तक आया हूँ तो बिना बैठे कैसे जाऊंगा? बैठता हूँ। अच्छा, तेरा छोटा भाई अजित कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने पिता के मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाया अभी तक। तुम्हारे पिता अजित को बहुत प्यार करते थे बेटा। फिर नवीन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है चाचा जी, वह तबेले में काम कर रहा है। रुक जाइए, बुलाता हूँ। फिर कमलनाथ जी कहते हैं, वह तबेले में काम क्यों कर रहा है? तुम्हारे घर के नौकर सब कहाँ चले गए हैं? कमलनाथ ऐसा पूछता है। उसके जवाब में नवीन तिल मिलाकर जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकर की तबीयत खराब है, इसलिए वह 2 दिन से काम पर नहीं आया है। ऐसे में अपने घर का काम हमें ही करना पड़ेगा ना। मुझे जरूरी काम से पड़ोस के गांव में जाना है, इसलिए मैंने उसको काम करने के लिए बोला था। तब गायत्री जो अंदर से आ रही थी, उनकी बातें सुनकर कहती है कि यह क्या कह रहे हैं आप? नौकर की तबीयत खराब है। आप ही ने तो कहा था कि आपने उसे नौकरी से निकाल दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर नवीन बुरी तरह से चौंक जाता है और वह गुस्से से कहता है कि उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया था, नौकरी से नहीं निकाला है। नौकर को अगर नौकरी से निकाल देंगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? फिर कमलनाथ जी कहते हैं, अरे बेटे, बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बीबी ने अनजाने में सच बोल दिया
उसके बाद तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, वह दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं। तू पड़ोस के गांव में जाने को कह रहा था ना? लगता है तुझे देरी हो रही है। तू जाकर आ जा। मैं कुछ देर यहाँ रुक कर मैं तेरे छोटे भाई अजीत से मिलकर चला जाऊंगा। कमलनाथ सारा मामला समझ जाता है। गजेंद्र की जायदाद से लेकर उसकी पारिवारिक मामले सब कुछ कमलनाथ को पता था। कहीं यह बात कमलनाथ अजीत को न बता दे, इसके डर से नवीन कहता है कि अरे चाचा जी, मेरा जाना इतना भी जरूरी नहीं है। वह तो बस पड़ोस के गांव में मेरा दोस्त रहता है, उससे मिलने जाना था बस। तभी नवीन की पत्नी कहती है, यह क्या जी, आपको आजकल कोई बात याद ही नहीं रहती है? पड़ोस के गांव में आपको जमीन खरीदनी है, उसे आप देखने जाने वाले थे। आपने यह भी कहा था कि पसंद आ गई तो आज ही पेश भी देकर आएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम नहीं है, बस दोस्त से मिलने जाना था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मासूमियत में गायत्री सारी बातें बोल देती है और नवीन की बोलती बंद हो जाती है। कमलनाथ यह सब सुनकर कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है बेटे। बहुत दिनों से तेरा पति समझदारी से काम ले रहा है। नौकर को काम से निकालना, बिना किसी को बताए जमीन लेना, अजीत के लिए रिश्ता लेकर आया था। लेकिन नवीन का कहना है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, आप रिश्ता कहीं और देख लो। कमलनाथ इसके आगे कुछ बोले उससे पहले कमलनाथ की बात काट कर नवीन बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल में ही पिताजी की मौत हुई है, इतनी जल्दी शादी क्यों? और उसके लिए वह अभी राजी भी नहीं होगा, इसलिए मैंने यह सोचकर ऐसा कहा। आप संबंध कहीं और देख लो, उनको शक ना हो, इसलिए नवीन ऐसा कहता है। फिर कमलनाथ कहते हैं, उन लोगों को तुमने क्या बोला और वह लोगों ने तुझे क्या कहा, सारी बात मुझे पता है। नवीन, रिश्ते के लिए उनको भेजने वाला मैं खुद हूँ, और वह कोई गैर नहीं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच जो दोस्ती थी, उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की हमारी इच्छा थी, और इसलिए ही मैंने यह काम किया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। दुखी होकर कमलनाथ ऐसा कहता है, और फिर नवीन वहां से सर झुकाकर निकल जाता है। फिर कमलनाथ अजीत को ढूंढते हुए तबेले में जाते हैं। वहां अजीत को गोबर उठाता देख कमलनाथ बहुत दुखी होते हैं। अजीत का जन्म जब हुआ था तो उसकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए गजेंद्र ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। लेकिन नवीन अजीत के साथ ऐसा करेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। कमलनाथ को सामने देखकर अजीत के हाथ में जो गोबर की टोकरी थी, अजीत उसे नीचे रखकर कमलनाथ के पास जाता है और कहता है, अरे चाचा जी, आप कब आए, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अजीत बहुत ही सम्मान से पूछता है। फिर कमलनाथ जी बोलते हैं, यह सब क्या है बेटा? यहाँ का सारा काम तुम क्यों कर रहे हो बेटा? तुम्हारी शराफत तुमसे यह सब करवा रही है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हारी यह हालत कभी नहीं होती। फिर अजीत कहता है, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया चाचा जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कमलनाथ जी कहते हैं, तुम हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि तू साफ दिल का इंसान है। लेकिन तेरा भाई तेरे साथ जो कर रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? फिर अजीत कहता है, मेरे भैया मेरे साथ विश्वासघात क्यों करेंगे? आपके किसी ने कान भरे हैं? मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं।
फिर कमलनाथ जी कहते हैं, तुम्हारी अच्छी सोच तुमसे यह कहलवा रही है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को वो लोग तुम्हारी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जायदाद को 2 हिस्सों में बाँटना पड़ेगा। इस तरह से सारी बातें अजीत को कमलनाथ बता देते हैं। फिर अजीत कहता है, चाचा जी मेरे भैया मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मुझे यह मैं विश्वास नहीं करता। मेरी शादी से हम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाए तो ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं कभी मेरे भैया के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अजीत मासूमियत से जवाब देता है, जिसे सुनकर कमलनाथ को उस पर दया आती है और कहते हैं, अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता। बेटा, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर परंतु बहुत चिंतित होकर कमलनाथ वहां से चले जाते हैं। नवीन पड़ोस के गांव में अपना काम निपटा कर वापस लौट रहा होता है और रास्ते में एक जंगल पड़ता है। नवीन जब जंगल के रास्ते से वहां से गुजर रहा था, तब उसको वहां पर एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में बहुत से कमल के फूल होते हैं। उसमें से एक कमल का फूल सोने की तरह चमक रहा होता है, जिस पर नवीन की नजर पड़ती है। नवीन झट से तालाब में उतरकर फूल को तोड़ने जाता है। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह लड़की बोलती है, रुक जा, तुम उस कमल के फूल को हाथ मत लगाना। वह आवाज सुनकर पहले तो नवीन डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर कहता है कि कौन है और यह कमल का फूल लेने से मुझे क्यों रोक रही है। मैं वन की परी हूँ, महीने में एक बार यह कमल का फूल खिलता है और इस फूल से मैं भगवान की पूजा करती हूँ। अगर तुमने यह फूल ले लिया तो मैं परमेश्वर की पूजा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम यह फूल नहीं ले जा सकते हो। फिर नवीन कहता है, आप इस फूल से परमेश्वर की पूजा करेंगी तो आपको परमेश्वर से आशीर्वाद मिलेगा, और मैंने यह फूल नहीं लिया तो मुझे क्या फायदा होगा। नवीन अपने स्वार्थ को आगे रखकर ऐसा सवाल करता है, तो वन की परी कहती है, ठीक है, इसके बदले तुम्हें क्या वरदान चाहिए मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन यह फूल तुम नहीं ले जा सकते। नवीन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, तो मैं अपनी इच्छा बताता हूँ। मैं जो भी इच्छा करूँगा वह तुरंत पूरा होना चाहिए। ऐसा वरदान दीजिए देवी। फिर वन की परी कहती है, तथास्तु, आज के बाद तुम जो भी अपने मन में सोचोगे वह तत्क्षण पूरा होगा। वरदान लेकर नवीन उस फूल को छोड़कर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ को देखकर नवीन सोचता है कि परी ने जो वरदान दिया है वह सच है कि नहीं, उसकी परीक्षा ली जाए। फिर नवीन सोचता है, इस पूरे पेड़ में फल लग जाए। नवीन ऐसा सोचता है और वह पेड़ फल से लद जाता है। फिर नवीन जितना खा सकता था खाकर बाकी के फल एक बोरी में भरकर घर ले जाता है। लौटने में आधी रात हो जाती है। घर के बाहर छोटा भाई अजित सोया होता है। बोरी में फल देखकर पूछता है कि भैया, इतना सारा फल कहाँ से मिला, और इस मौसम में तो आम कभी फरता ही नहीं है। पूरा वाक्य नवीन अपने छोटे भाई को सुनाता है, जो सुनकर अजीत कहता है, सच में भैया, आप कितने भाग्यशाली हैं। वन परी साक्षात आपके सामने आकर आपको वरदान दिए हैं। इस वरदान के जरिए कोई भी इंसान गरीब ना हो ऐसा नेक काम कर सकते हैं आप। फिर नवीन कहता है, वन देवी ने मुझे वरदान दिया है तो मुझे क्यों गांव वालों का भला करना है। इस वरदान का तो सिर्फ मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, दूसरे के लिए नहीं।
नवीन चाहिए बात अपने भाई से कर रहा था, तब उसकी पत्नी नींद से उठकर बाहर आती है। उसकी परछाई देखकर नवीन डर जाता है और मन में सोचता है, यह क्या घर से भूत बाहर आ रहा है। नवीन के सोचते ही उसकी पत्नी भूत बनकर उसके पास आती है, जिसे देखकर नवीन मन में सोचता है, कहीं यह भूत मुझे निगल तो नहीं जाएगा। तभी भूत बनी पत्नी नवीन को निगलने के लिए उसके पास आती है। यह देखकर अजीत नवीन को कस के पकड़ लेता है। तभी नवीन की पत्नी जो भूत बनी होती है, वह कहती है, मैं बस इसे निगलने आई हूँ, तू दूर हो जा, इसे छोड़कर दूर चला जा। यह धमकी सुनकर अजीत बिल्कुल नहीं डरता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना है तो हम दोनों को एक साथ खा जाओ। अगर तुम अकेले मेरे भाई को खाने की सोचोगी तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपने जान की परवाह किए बिना छोटे भाई को भूत से लड़ता हुआ देखकर नवीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर नवीन कहता है, भाई यह मेरे पापों का फल है, वह पाप मुझे निगलने वाला है। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच रहा था और तुम मेरी जान बचाना चाहते हो। तुम मेरे सामने से हट जाओ। जो मैंने पाप किया है उसकी यही सजा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई। पश्चाताप की आग में जलकर नवीन ऐसा कहता है। फिर अजीत कहता है, भैया आप यह प्रार्थना करो कि तुरंत यह भूत यहाँ से चली जाए, क्योंकि आप जो मन में सोचते हो वह पूरा होता है ना। आप परंतु प्रार्थना कीजिए भैया, भैया जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। अपने छोटे भाई की सलाह सुनकर नवीन तुरंत प्रार्थना करता है कि यह भूत यहाँ से चला जाए। जैसे ही वह प्रार्थना करता है, भूत की जगह उसकी पत्नी सामने आ जाती है और वह अपने पति से पूछती है, अरे आप मुझे इस तरह देखकर डर क्यों रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ गायत्री। अपनी पत्नी को देखकर नवीन शांत हो जाता है, लेकिन उससे अपनी अब तक की हुई गलतियों का एहसास होता है। मेरे पिताजी जानते थे कि मैं गलत हूँ और मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया होगा। फिर नवीन पूरी तरह से बदल जाता है और अपने भाई को गले लगाता है और एक अच्छी लड़की देखकर धूमधाम से शादी करवाता है और पिताजी के इच्छा अनुसार जायदाद के 2 हिस्से करवाता है और दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।